हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें हम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे और इनका अध्ययन करेंगे। ये जो तथ्य हैं, ये वो तथ्य हैं जो या तो यूपी ट्रिपल एस सी की किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या यूपी पीएससी में पूछे गए हैं। तो ये जो तथ्य हैं, ये जो सार है उत्तर प्रदेश का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अभी आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम वन लाइनर के तौर पे पूरे उत्तर प्रदेश को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला तथ्य। पहला है, गाजियाबाद जनपद में आलमगीर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है। तो किससे प्रतिबिंबित करती है? आलमगीर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री वो हड़प्पा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। आलमगीर जो है वो आपका मेरठ में स्थित है। कहाँ पर है? मेरठ में। और किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे है। किसके? हिंडन नदी के किनारे है। अब इसमें जैसे हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं हैं, सीमाओं की बात करेंगे तो उत्तर में अगर सीमा देखी जाए तो वो है मांडा, और जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। पूर्वी सीमा है आलमगीर, जो मेरठ में स्थित है। दायमाबाद ये आपकी दक्षिणी सीमा है, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और बलूचिस्तान जो है, सुतका गेंडोर जगह है, वो कहाँ पर है? जो आपकी पश्चिमी सीमा है। और कहाँ पर है ये? बलूचिस्तान में। तो ये आपको सीमाएं इसकी याद रखनी है हड़प्पा सभ्यता की। उत्तरी क्या है? मांडा है। पूर्वी आलमगीर, दक्षिणी दायमाबाद और पश्चिमी क्या है? सुतका गेंडोर। ठीक। अगला है, देवबंद आंदोलन यूपी के में आरंभ हुआ था कब? तो वो हुआ था 1866 में। कब हुआ था? 1866 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन बताना है। तो पहला कथन है, इस प्रदेश में अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो बिल्कुल सही है, प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं यहाँ पर। और यहाँ से प्राचीनतम प्राप्त कृषि क्या थी? अन्न को क्या था? धान था। तो ये भी, तो इसमें ए और बी मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। अगला पॉइंट है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। ये कहाँ करवाया था? तो ये सरदना मेरठ में है, मेरठ में करवाया था। अगला है, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा जिसे बोलते हैं, वो कहाँ पर है? तो वो आपका फैजाबाद अयोध्या में है। ठीक। जोश है, जोश पत्रिका मलिहाबाद, रघुपति साय फिराक गोरखपुर और जिगर मुरादाबाद, ये इनसे संबंधित हैं। ये तथ्य आपको याद रखने हैं। ठीक। जोश किससे? मलिहाबाद से, रघुपति साय फिराक गोरखपुर से और जिगर मुरादाबाद से। और नेक्स्ट हैं चकबस्त। चकबस्त किससे संबंधित है? लखनऊ से। जिगर मुरादाबाद से, रघुपति साय गोरखपुर से और जोश मलिहाबाद से। अगला है, मीर अमीर खुसरो फिराक एवं गालिब में इनमें इनका जन्म आगरा में हुआ था। किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो मिर्ज़ा गालिब का और मीर तकी का। किसका? मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी, इनका जन्म दोनों का कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। मिर्ज़ा गालिब का आगरा में। जोश का जन्म मलिहाबाद में। और राम प्रसाद बिस्मिल का कहाँ पर? शाहजहाँपुर में। कहाँ पर? शाहजहाँपुर में। अगला तथ्य है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क, जिसे अभी में वर्तमान मतलब कंपनी बाग भी कहा जाता है, का पुनः नामकरण किया गया है। तो क्या नाम रखा है? तो इसका नाम रखा है कंपनी बाग का चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे। किसके नाम पे? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे। अगला है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर है? BHU वाराणसी में है। कौन सा? भारत कला भवन। ठीक है। विंध्याचल कहाँ है? विंध्याचल मिर्ज़ापुर में। देवासरी मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में। हस्तिनापुर अवस्थित है मेरठ में। और श्रृंगवेरपुर कहाँ पर है? प्रयागराज में। कहाँ पर है? श्रृंगवेरपुर प्रयागराज में। अगला है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है कहाँ पर? बिठूर में। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में। सारनाथ मंदिर कहाँ है? सारनाथ मंदिर नहीं, सारनाथ जगह है जो आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहाँ पर है ये? वाराणसी में। ठीक है। आगरा स्थित दयालबाग किससे संबंधित है? तो राधा स्वामी पंथ से संबंधित है ये। किससे? राधा स्वामी से। क्या? दयालबाग। अगला है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। जौनपुर नगर किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और किसकी याद में? जौना खां की याद में। जौना खां किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। अपना उसका भाई था चचेरा जौना खां, उसकी याद में जौनपुर नगर बसाया था। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। और जामा मस्जिद जो कि बदायूं में, इसकी स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका हैं जिनकी बे हैं भर्तृहरि। किनकी हैं? अनूप वेदिका भर्तृहरि की। ठीक। ये जो आपका कंटेंट है वो उत्तर प्रदेश तथ्य 7 2024 बिल्कुल अपडेटेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है, कनक भवन कहाँ है? तो अयोध्या में।
कामदगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में। कालिंजर दुर्ग कहाँ है? बांदा। और देवासरी मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में। कहाँ पर लगता है देवासरी मेला? बाराबंकी। ये जो तथ्य हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये 4 तथ्य हैं और आपके 4 प्रश्न के बराबर हैं। ठीक। अगला है 84 गुम्बद कहाँ है? जालौन में। जामा मस्जिद मुरादाबाद में। और बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर में। बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर में। ठीक है। अगला है ये जो तथ्य हैं लखनऊ महानगर के से संबंधित हैं। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आशफाकउद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था। बिल्कुल सही है। ब्रिटिश काल में सर हर्बर्ट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। ये भी सही है। और तीसरा है महानगर की कुल भूमि के 50% से अधिक भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। ये भी सही है। तो तीनों कथन इसके सही हैं। अगला है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो पता ही है आपको 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम कर दिया गया था, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश किया गया था, इसीलिए इस 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अब उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है? उत्तर पश्चिमी प्रांत, यहाँ से चलें 1950 से इसका नाम क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश। 1937 से 1950 तक क्या चला था? संयुक्त प्रांत। ठीक है। ऐसे या ऐसे पढ़ो, उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 तक इसका नाम क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर इसका नाम क्या रखा गया 1877 में? उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध। फिर इसका नाम रखा गया 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत कब रखा गया था? 1937 में। तो ये 1937 वाला तथ्य कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कब रखा गया था? तो 1937 में। अगला है उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगला है नीचे उन व्यक्तियों की सूची है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, संपूर्णानंद और सुचेता कृपलानी। तो इनका क्रम है, तो इनका क्रम क्या है? पहले कौन रहे थे? संपूर्णानंद रहे थे, फिर सुचेता कृपलानी रही हैं, उसके बाद में चरण सिंह रहे और फिर लास्ट में कौन रहे? कमलापति त्रिपाठी। और इनका ये क्रम है पद पर रहने का। अगला है गोविंद बल्लभ पंत, टी.एन. सिंह, नित्यानंद स्वामी एवं रामनरेश यादव में से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो वो हैं नित्यानंद। नित्यानंद स्वामी कभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? तो 2 रही हैं। एक तो हैं सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और दूसरी हैं सुश्री मायावती। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रथम महिला पूछेगा सुचेता कृपलानी। और अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, तो सरोजिनी नायडू। अगला है यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला है मछलियां धनुष, तीर एवं मोर में से उत्तर प्रदेश के राज्य की चिन्ह में नहीं है। तो मोर नहीं है। ठीक है, मोर नहीं है। कौन कौन है? मछली है, धनुष है और तीर है। मछली, धनुष और तीर हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या होता है? तो राजकीय पुष्प टेसू है, टेसू पलाश भी बोलते हैं जिसे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है, जिसे क्रौंच भी बोलते हैं, सारस और या क्रौंच। अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही है। तो राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, बिल्कुल सही है, 31 हैं। और लोकसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से? 80 सीटें, ये दोनों सही हैं। ठीक। और अगर पूछ लिया जाए आपसे विधानसभा में, तो विधानसभा में 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और विधान परिषद में 100 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक, चारों सीटें आपको याद होनी चाहिए। अगला है उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2022 में हुए चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों से चयनित विधायकों की स्थिति रही थी। तो बीजेपी से 225, समाजवादी पार्टी से 111, कांग्रेस से 2 और बीएसपी से 1 विधायक थे। अगला है उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का सर्वसम्मति से अध्यक्ष स्पीकर किसे चुना गया था? सतीश महाना को। किसे चुनाया गया था? सतीश महाना को। और ये कौन सी विधानसभा है? 18वीं विधानसभा है। अगला है उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2022 के चुनाव में कितनी महिलाएं थीं? तो 47 महिलाएं थीं। उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्रदेश में 2023 में चुनाव संपन्न हुए थे कितने थे? 760। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या, विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 100 हैं, और विधान सभा में 403 हैं। कितने हैं? 403। विधान परिषद में 100 और विधानसभा में 403, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31। अगला है उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर
नगर का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल सही। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। और तीसरा है कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, तो ये भी सही है। कौन सा गलत है? चौथा गलत है। 1 2 3 सही है इसके। अगला है एक तरफ नगरीय ग्रामीण एक और दूसरी तरफ स्थानीय शासन संस्था दी हुई है, तो झांसी में क्या है? तो झांसी में आपका क्या हो जाएगा? नगर निगम हो जाएगा। मछली शहर में क्या है? नगर पंचायत है। टूंडला में क्या है? नगर पालिका परिषद है। और सैफई में क्या है? क्षेत्र समिति है। 4 3 1 2 इसका मिलान हो जाएगा। अगला है कथन 1, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति कर लगाया गया होता है। आर है कारण, यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है, तो इसमें ए सही है परंतु आर गलत है, मतलब ए सही है और आर गलत है। अगला है तथ्य, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित क्या क्या होता है? तो जिला योजना में सम्मिलित होता है नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। एक तरफ जनपद हैं और उनके मुख्यालय दिए हुए हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो अम्बेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। कानपुर देहात का है अकबरपुर माती, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। अम्बेडकर नगर का क्या है? केवल अकबरपुर। और कानपुर देहात का है अकबरपुर माती। जालौन का मुख्यालय उरई में है। सिद्धार्थनगर का नवगढ़ में। कुशीनगर का पडरौना में। और गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में। अमरोहा का मुख्यालय कहाँ है? अमरोहा में ही है। और संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? खलीलाबाद में। कहाँ पर है? खलीलाबाद में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में है, बिल्कुल सही। वर्तमान उत्तर प्रदेश में मंडल और जनपद कितने हैं? तो 18 मंडल हैं और 75 जनपद हैं। कितने मंडल हैं? 18। और जनपद कितने हैं? 75। अगला है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो नोएडा बहुत फेमस है, इसलिए जिले को तो कम लोग जानते हैं, नोएडा ग्रेटर नोएडा को ही जानते हैं। जो नोएडा शहर है वो गौतम बुद्ध नगर जिले का एक शहर है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर में अवस्थित है क्या? नोएडा। अगला है, उत्तर प्रदेश में आगरा, प्रयागराज, खुर्जा एवं मेरठ में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो प्रयागराज जो है वो निर्यात विकास केंद्र नहीं है, बाकी आगरा में, खुर्जा में और मेरठ में निर्यात विकास केंद्र अवस्थित हैं। अगला है, 2020-21 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी थी? तो 5 से 6% थी। कितनी? 5 से 6%। अगला है, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बजट का जो आकार था वो था कितना? 6,90,242.43 करोड़, ठीक। इस बजट में कितना? 32,721.96 करोड़ की कतिपय नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। अभी क्या चल रही है आपकी? 2024 चल रही है, ठीक है, 2024। तो आपको 2024 का डाटा याद रखना है कि कितने का बजट आकार क्या है, ठीक। वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में 2022-23 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना? योगदान चालू मूल्य पर कितना है? तो 25.9% है। कितना? 25.9। अगला है, उत्तर प्रदेश के GSBA 2022-23 में चालू मूल्यों पर प्राथमिक सेक्टर का योगदान कितना है? तो 27.1% है। अगला है तथ्य, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलनता संबंध में सही कथन बताना है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, बिल्कुल सही है। कहाँ पर है सर्वाधिक केंद्रीकरण? कहाँ पे उद्योगों का? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है, तो ये भी सही है। दोनों कथन ये सही हैं। अगला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, बिल्कुल सही है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, दोनों कथन सही हैं, ठीक। पहला भी सही है और दूसरा भी। गीडा क्या है? गीडा आपका गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पर है? तो ये कानपुर में। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। अगला है, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है, कौन करता है? तो उद्योग बंधु करते हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का उद्देश्य क्या है? उद्योग बंधु का उद्देश्य है औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। अगला है, यूपी राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में। अगला है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में सही कथन बताना है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ये क्या करता है? ये लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, कौन? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। अगला है, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? औद्योगिक सेवाएं प्रदान करता है, औद्योगिक स्वीकृति देता है,
औद्योगिक अनुमोदन देता है या औद्योगिक ठोस अवशिष्ट प्रबंधन करता है। तो ये डी नहीं होगा, मतलब चौथा नहीं होगा, पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो वो है हथकरघा उद्योग। कौन सा है? हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार किस में नियोजित है? तो वो कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के संबंध में सही कथन क्या है? तो उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। पूरे देश में सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो वो उत्तर प्रदेश की है। तो सबसे अधिक जो सभी श्रेणियों के कामगार भी मिलेंगे कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अगला है कथन ए, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। दूसरा है, राज्य के विभिन्न भागों के विकास स्तर में स्पष्ट भिन्नता मिलती है। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों ही कथन ये बिल्कुल सही हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो वस्तु एवं सेवा कर, मतलब जीएसटी है सबसे बड़ा। ये जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी आपका लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। कब लागू हुआ था जीएसटी? 1 जुलाई 2017 को। अगला प्रश्न है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर? तो वो वाराणसी में स्थित है। अगला है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ पर है? वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर कब अंकित की थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर कब की थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर कब रही है? तो वो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। कब? 9वीं में कम रही है और 10वीं में सबसे अधिक रही है। अगला है, तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित कर रही है। कहाँ पर? तो ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर स्थापित कर रही है? ग्रेटर नोएडा में। वैट जो है, वैट टैक्स था उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 1 जनवरी 2008 में। कब हुआ था? 1 जनवरी 2008 में। अगला है, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किन जिलों को शामिल किया गया है? तो आकांक्षी जिलों में कुल 8 जिले हैं, जिसमें बहराइच है, बलरामपुर है, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर एवं सोनभद्र हैं। ठीक है। अगला है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का योगदान रहा है। तो महाराष्ट्र के बाद में द्वितीय सर्वाधिक, मतलब महाराष्ट्र के बाद में दूसरा। अगला है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है? तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। अगला कथन है ए, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। दूसरा है, भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो कानपुर में है। कहाँ पर है स्टॉक एक्सचेंज? कानपुर। अगला है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत औद्योगिक वस्तु क्षेत्र उत्पादन में मीट्रिक टन में अधिकतम योगदान किसका है? तो वो है चीनी का। किसका है? औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक वस्तु क्षेत्र उत्पादन में किसका उत्पादन सबसे अधिक है योगदान? तो वो है चीनी का। अगला है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्यों में से जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो पंजाब से नहीं लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा। उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है आपकी 8 राज्यों से, एक संघ केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली से लगती है। ठीक है, 8 राज्यों से लगती है और एक देश से भी लगती है जिसका नाम है नेपाल। किससे लगती है? नेपाल से भी लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा। उत्तर प्रदेश का पूर्वी शहर पूछ रहा है, तो पूर्वी शहर बलिया है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी शहर क्या है? बलिया है। अगला है, लखनऊ जिले की सीमा बलिया, उन्नाव, हरदोई एवं बाराबंकी में से इस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो बलिया को लखनऊ की सीमा स्पर्श नहीं करती। किसकी? बलिया को। ठीक है, बाकी उन्नाव, हरदोई एवं बाराबंकी से लखनऊ की सीमा स्पर्श होती है। उन्नाव से, हरदोई से, बाराबंकी, उधर सीतापुर से और इधर रायबरेली से भी। अगला है, उत्तर प्रदेश के जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम बताना है। तो अवरोही क्रम में वाराणसी आ जाएगा, बागपत, फिर गौतम बुद्ध नगर और फिर भदोही हो जाएगा। ठीक। अगला है, जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम बताना है। तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, बाराबंकी हो जाएगा, मिर्ज़ापुर हो जाएगा और सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है। अवरोही क्रम में सबसे बड़ा आता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। आरोही क्रम में क्या होता है? पहले गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा बाराबंकी, फिर मिर्ज़ापुर और फिर लास्ट में सबसे बड़ा क्या है? सोनभद्र है। ठीक।
अगला है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो वो हापुड़ है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है लखीमपुर खीरी। तो क्षेत्रफल में पूछता है कि सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा जनपद कौन सा है, तो वो है हापुड़। अगला है उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर जनपदों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है, तो वाराणसी है। कौन है, वाराणसी। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है, उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे। तो पहले सिद्धार्थनगर आएगा, फिर संत कबीर नगर, फिर अम्बेडकर नगर, और लास्ट में क्या हो जाएगा, भदोई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भदोई। अगला है चित्रकूट, जौनपुर, भदोई एवं सोनभद्र में से वह जनपद जो प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता, तो वो है आपका सोनभद्र, प्रयागराज से सीमा नहीं बनाता है। ठीक, प्रयागराज से सीमा नहीं बनाता है। चित्रकूट, जौनपुर और भदोई प्रयागराज के साथ में सीमा बनाते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में अन्ना प्रथा इस क्षेत्र की कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो कौन सा क्षेत्र है, वो है बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला है उत्तर प्रदेश कृषि शस्य जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं कितने, 9। उत्तर प्रदेश में कृषि शस्य जलवायु क्षेत्र कितने पाए जाते हैं, 9। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, 9। ठीक है, ये रिपोर्ट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट है आपकी 2021 की। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना है, तो 6.15% है। कितना, 6.15 है। अगर पूछा जाए अभिलिखित रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 7.22% है। कितना है, अपने कुल क्षेत्रफल का 7.22% है। अगला है भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार अगर राज्य पूछेगा तो वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, क्या हो जाएगा, राजस्थान। और अगर उत्तर प्रदेश का पूछता है क्षेत्रफल में तो कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े हैं कि देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 16.5% है। कितना, 16.5 है। उत्तर प्रदेश प्रति वर्ग घनत्व कितना है, 829 है। उत्तर प्रदेश की 2001 से 2011 दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, तो 20.2% हुई है। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता 57 है। ठीक, 57 महिला साक्षरता है। 67 ओवरऑल साक्षरता है उत्तर प्रदेश में, और 77 पुरुष साक्षरता है। ठीक है, ये याद रखनी है। ओवरऑल पूछेगा 67, पुरुष साक्षरता 77, महिला साक्षरता 57। अब पूछ रहा है लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में कितना है, तो 912 है। कितना है, 912। अगला है जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आधारित उत्तर प्रदेश से संबंधित सही कथन क्या है, तो इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि जो राष्ट्रीय औसत है साक्षरता का वो है 73%, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो औसत साक्षरता है वो कितनी है, 67% है। तो ये कम हो गया, तो ये भी सही है और ये भी सही, दोनों सही है ये। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई है, तो 11.4%। ठीक है, 4। अगला है उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता कितनी है, तो 67.7 है। कितनी है, 67.7। महिलाओं की पूछेगा तो 57 और पुरुषों की पूछेगा तो 77। 10 घटा दो, 10 जोड़ दो। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है, तो 77 है। अगला है कथन उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है। महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा रहा है, तो वो है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। और अगला है अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो सबसे अधिक साक्षरता कहाँ रही है, गौतम बुद्ध नगर में, उसके बाद कानपुर में, फिर औरैया में, और चौथे नंबर पर कौन रहा है, इटावा रहा है। ठीक है, तो सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पर है, कौन से ज़िले में, गौतम बुद्ध नगर में। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली एवं गाजियाबाद में से किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो जो विकल्प में 4 जिले दिए हुए हैं, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, गाजियाबाद, तो उनमें सब में साक्षरता ज़्यादा पूछी जा गई है, तो वो किस में है, गाजियाबाद में है। अगला है उत्तर प्रदेश के जिलों में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई, तो श्रावस्ती में। सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में, उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम साक्षरता किस जिले में है, श्रावस्ती में। किस में है, श्रावस्ती में। कानपुर नगर में महिला साक्षरता 75% है, लखनऊ में 71 है, गाजियाबाद में 69 है, और इटावा में 69.6 है।
अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपदों में महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है? तो श्रावस्ती में है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक थी। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि दर जो हुई है वो हुई है 1991 से 2001 के बीच में, 1991 से 2001 के बीच में। ठीक। अगला है 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि कितनी रही है? तो 20.2% रही है। कितनी? 20.2%। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात कितना है? पुरुष महिला मतलब ये है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 912 महिलाएं हैं। तो कितना है? 912 है अनुपात। कितना है? 912। अगला है उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा। कब? तो 1991 से 2001 के दशक में घटा था। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? तो वो है आपका जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात। अगला है जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक पर कितनी है? तो वो है 902। कितनी है? 902 है। जनगणना 2011 के आधार पर उत्तर प्रदेश के संबंध में सही कथन बताना है। तो जनघनत्व के संबंध में राज्यों संघीय क्षेत्रों में इसका क्रम कौन सा है? 9वां है। 9वां है किसमें? जनघनत्व में। अगला है उत्तर प्रदेश के संबंध में जनगणना 2011 पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20.7% है। पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। बिल्कुल सही है। नगरीय जनसंख्या कितनी है? 22.3% है। तो ये तथ्य हैं चारों, और चारों ही तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं कितने हैं? तो वो 10 हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के नगरों में से विरासत शहर विकास वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किए गए थे। तो वो किए गए थे, दोनों धार्मिक स्थल हैं, वाराणसी और मथुरा। अगला है उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर जिस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख के नगर बने वो है। तो कानपुर बना था 1971 में और लखनऊ बनाया 1981 में। ठीक है, 10 लाख के नगर बने थे ये 1971 और 1981 में। अगला है जनगणना 2011 के अनुरूप उत्तर प्रदेश के जिलों में से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अधिकतम कहाँ पर है? तो प्रयागराज में है। अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो भी प्रयागराज ही होगा। क्या है? प्रयागराज। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कितनी है? तो 47.71%। 47.71%। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, किन से अधिक है? बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान या पाकिस्तान। तो इंडोनेशिया को हटा दो। ठीक है, बाकी बांग्लादेश, जापान और पाकिस्तान से अधिक है किसकी जनसंख्या? उत्तर प्रदेश की। सबसे अधिक जनसंख्या किसके पास है? चीन, फिर भारत है ना, चीन, भारत, इंडोनेशिया, अमेरिका, ब्राज़ील। अगला है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कम है किससे? भारत, चीन, यूएसए एवं इंडोनेशिया से कम है, केवल चार देशों से। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 का प्रमुख उद्देश्य सकल प्रजनन दर घटाकर 2.1 तक करना है। कब, कौन सी वर्ष तक करना है ये? 2.1। तो ये करना है 2026 तक। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले ज़िले कौन से हैं? तो वो हैं गाजियाबाद। सबसे घनी आबादी वाला ज़िला पूछेगा तो गाजियाबाद, मतलब जनघनत्व तो सबसे अधिक कहाँ पर है? गाजियाबाद में, और सबसे कम कहाँ पर है? ललितपुर में। अगर पूछता है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है, और सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़ है। अगर पूछता है एजुकेशन शिक्षा के मामले में सबसे अधिक शिक्षित वो ज़िला है वो कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है, और सबसे कम श्रावस्ती है। तो ये जो तथ्य हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको माइंड में बिठा लेना है। अगला है उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट, महुआ, हमीरपुर, ललितपुर जिलों में से 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम थी। तो महुआ में सबसे कम जनसंख्या थी इन विकल्प के अनुसार। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे अधिक जनसंख्या किस में हो जाएगी? प्रयागराज में। फिर हो जाएगी किस में? लखनऊ में। दूसरे नंबर पर किस में होगी? लखनऊ में। और तीसरे नंबर पर किस में हो जाएगी? गोरखपुर में। और चौथे नंबर पर हो जाएगी आपकी मथुरा में। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? प्रयागराज में। अगला है बौद्ध, ईसाई, जैन एवं सिख में से जिस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है वो कौन सा है? तो सिख है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
ऐसे बोलते हैं, यही क्रम है। सबसे अधिक हिंदू हैं, फिर मुस्लिम हैं, फिर सिख हैं और फिर ईसाई हैं। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या। कौन सी जनसंख्या? जनजातीय वाला जिला कौन सा है? वो सोनभद्र है। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे अधिक जनसंख्या किसमें है? कानपुर में। तो कानपुर पहले पे आ जाएगा। कानपुर के बाद कौन आएगा? लखनऊ आ जाएगा चौथा। ठीक है। उसके बाद में कौन है? गाजियाबाद है। और फिर लास्ट में कौन है? आगरा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? कानपुर में। और सबसे कम कहाँ पर है? आगरा में। किसके अनुसार बता रहा हूँ? विकल्प के अनुसार बता रहा हूँ। अगला है उत्तर प्रदेश मूलतः एक ग्रामीण राज्य है। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या का केवल 22.3% नगरों में रहता है। ये भी सही है। तो ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? उत्तर प्रदेश में मूलतः एक ग्रामीण राज्य है, क्योंकि 22.3 के बाद में जो बच रहा है आपका, कितना बच रहा है? 77.7%। वो आपका कहाँ रह रहा है? वो आपका ग्रामीण परिवेश में रहता है। कहाँ पर रहता है? ग्रामीण परिवेश में। अगला है उत्तर प्रदेश के संबंध में 4 कथन दिए हुए हैं। कथन देखते हैं कौन से सही हैं। ठीक। तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। वैसे तो 2,40,928 है, 2,40,928 है। ठीक है। तो ये लमसम 2,41,000 है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अगला है सेक्स लिंग अनुपात 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 912। ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। ये भी सही है। 75 क्या हैं? जिले हैं। उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो 67.7% है। तो ये चारों ही कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक है। अगर पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो भारत का कितना है, तो वो है, भारत के हिसाब से देखा जाए तो 7.33%। कितना? 7.33। अगर भारत का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए विश्व के परिप्रेक्ष्य में, तो वो कितना है? 2.40%। 2.40%। ठीक है। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो वो आपका स्थित है लखीमपुर खीरी में। अगला है दुधवा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व अवस्थित है। तो लखीमपुर खीरी और बहराइच में। अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? तो वो है आपका हस्तिनापुर में। कहाँ पर है? हस्तिनापुर में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? चंदौली में है। कहाँ पर है? चंदौली में। अगला है उत्तर प्रदेश के शेर प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क कहाँ पर है? तो ये इटावा में है। ये आपकी रिवीजन क्लास है तो ऐसे स्पीड से चलेगी। अब देखो, समसपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है? रायबरेली में। शांडी हरदोई में। ओखला गौतम बुद्ध नगर में। महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में। और पार्वती अर्गा कहाँ पर है? गोंडा में। पार्वती अर्गा कहाँ पर है? गोंडा में। अगला है उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। कहाँ पर? नवाब उन्नाव में। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर है? बलिया में। चूना पत्थर अब्रक बॉक्साइड एवं जिप्सम में से वह खनिज जो अब उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। चूना पत्थर पाया जाता है, बॉक्साइड भी पाया जाता है, जिप्सम भी पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? अब्रक नहीं पाया जाता उत्तर प्रदेश में। अगला है उत्तर प्रदेश में निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सुमेलित करना है। तो सोनभद्र में क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। ललितपुर में क्या पाया जाता है? तांबा। प्रयागराज में सिलिका बालू। और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। मिर्ज़ापुर में क्या पाया जाता है? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। सिलिका बालू कहाँ पाई जाती है? प्रयागराज में। तांबा पाया जाता है ललितपुर में। और चूना पत्थर पाया जाता है सोनभद्र में। अगला है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो एंडालुसाइट, डायोस्पोर, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, ये सब हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो सिंगरौली क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पर? सिंगरौली क्षेत्र में। कोयला कहाँ पाया जाएगा? सोनभद्र में। बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर में। यूरेनियम ललितपुर में। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो कहाँ पर की गई है? ललितपुर में। कहाँ की गई है? ललितपुर में। अगला है कथन 1 है उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषक राज्य है। बी है उसके कुल मुख्य कर्मियों में 59.3% जनगणना 2011 के अनुसार कृषि कार्य करते हैं। मतलब 59.3% क्या हैं? कृषि कार्य में संलग्न हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला है उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2017 में, जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी की पहली सरकार बनी थी। अगला है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? तो वो लखनऊ में है। अगला है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना
है ना। यूपी डास्प प्रथम चरण प्रायोजित की गई थी किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो वो है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति 2013 में कृषि विकास दर निर्धारित की गई है कितनी? 5.1%। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? कृषि योग्य भूमि का, तो वो है 10.34%। कितना? 10.34। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? बीघा है। क्या है? बीघा। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? तो सीमांत कृषक वो कहलाते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। सीमांत कृषक कहलाते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, वो सीमांत कृषक कहलाते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता कितनी है 2019-20 के अनुसार? तो 165.6% है। लाल मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और झांसी में पाई जाती हैं। कौन सी मिट्टियाँ? लाल मिट्टियाँ। मार मृदा भी पूछा गया है कि मार मृदा कहाँ पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा मार मृदा मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मिर्ज़ापुर और झांसी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मार मृदा कहाँ पाई जाती है? तो बुंदेलखंड, झांसी, हमीरपुर आदि क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई में। धान आपकी क्या है? खरीफ की फसल है। गेहूँ आपकी क्या है? रबी की फसल है। अगला है, मूंग, अरहर, मटर एवं चना में से जिस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है वो कौन सी है? तो वो है चना। ठीक है, मूंग, अरहर, मटर में पूछ रहा है, ये ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। मूंग, अरहर, मटर एवं चना में पूछा जाएगा कि किस दलहन फसल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो वो है चना का। अगला है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है? तो खाद्यान्न के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो गेहूँ में भी पहला है, गेहूँ, गन्ना, आलू, दूध, इनमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक, तो खाद्यान्न में ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है किसमें? किसके उत्पादन में? तो वो है धान के उत्पादन में। उत्तर प्रदेश इन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। गेहूँ, आलू, गन्ना अभी बताया था, इनमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अगला है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई चना, मसूर, अरहर व मूंग फसलों में जिसकी अवधि न्यूनतम है, मतलब कौन सी फसल है वो जो सबसे कम समय में तैयार हो जाती है? तो वो है मूंग की फसल। क्या है? मूंग की फसल है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो वो है गेहूँ। ठीक, भारत में गेहूँ उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो 32% उत्तर प्रदेश का योगदान है। ठीक है, कितना परसेंट? 32% अकेले उत्पादन करता है। पूरे विश्व में अगर 100% हो रहा है, 100 किलो अनाज हो रहा है, तो 32 किलो अनाज कौन उत्पादित कर रहा है? हमारा उत्तर प्रदेश। अगला है, भारत में चावल कृषित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि कैसी है? तो कोटि प्रथम है। कैसी कोटि है? प्रथम है। अगला है, उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। तो सोयाबीन की फसल उत्तर प्रदेश में पूछी जाएगी तो कहाँ पर उगाई जाती है? बुंदेलखंड में। अगर पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो होता है आपका मध्य प्रदेश में। सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में। अगला है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आंवले का प्रतापगढ़ में होता है। संतरे का सहारनपुर में होता है। सा से संतरा, सा से सहारनपुर, ऐसे याद कर लो। दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक कौन सा जिला है? तो वो लखनऊ है। कौन सा जिला है? लखनऊ। आंवले का कौन सा है? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। और संतरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सहारनपुर में। अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? तो वो है दशहरी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज नकदी फसल कौन सी है? गन्ना है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश के लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो हमीरपुर और महुआ दोनों जिले अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित होते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध। परीक्षा बांध किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय अवस्थित है कहाँ पर? बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध पूछेगा, बेतवा नदी पर है। परीक्षा बांध भी किस पर है? बेतवा नदी पर है। अड़वा, अहरौरा, बदुआ और बघेलखंड में से वह बांध जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो बदुआ जो बांध है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी अड़वा, अहरौरा और बघेलखंड बांध आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बना है। कहाँ पर बना है? तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र, तो वो बना है रेहंद बांध पर। कहाँ बना है? रेहंद बांध पर। उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना कौन सी है? तो गोकुल बैराज परियोजना है, वो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। अगला है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो वो शारदा नहर है।
निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, कहाँ पर? नरौरा बुलंदशहर। निचली गंगा नहर का उद्गम कहाँ से हुआ है? नरौरा बुलंदशहर से। अब कुछ कस्बा नगर हैं जो किस नदी के किनारे, जैसे बिठूर है, बिठूर आपका गंगा नदी के किनारे है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। और जौनपुर शहर गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ शहर भी गोमती नदी के किनारे ही अवस्थित है। कौशाम्बी किसके किनारे है? तो कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। और वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो ये नगर भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे अवस्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किनके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? तो गोमती, रामगंगा, बेतवा, शारदा। तो गोमती और बेतवा का उद्गम स्थल आपका कहाँ पर नहीं है? हिमालय में नहीं है। बाकी रामगंगा और शारदा का उद्गम स्थल कहाँ पर है? हिमालय में है। तो फर्स्ट हट जाएगा इसमें से और थर्ड हट जाएगा। ठीक, तो इनके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है। अगला है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से करती है। और उत्तर प्रदेश में 28 जनपदों से गुजरती है। कौन? गंगा नदी हमारी। गंगा नदी कितने जिलों से गुजरती है? 28 जिलों से, और बिजनौर से प्रवेश करती है। अगला है गंगा, यमुना, रामगंगा एवं झेलम नदियों में से यह नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। तो झेलम नदी है वो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। अगला है रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी मिलती है। तो बिल्कुल सही है, रामगंगा नदी जो है वो कन्नौज के पास गंगा नदी मिलती है। अगला दूसरा पॉइंट है बेतवा नदी हमीरपुर के पास यमुना नदी मिलती है। तो ये भी याद करना है, बेतवा नदी हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। पहला और दूसरा दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, दोनों कथन सही हैं। अगला है उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। तो पूर्वी क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का वो बाढ़ का शिकार होता है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है कौन? पूर्वी क्षेत्र। अगला है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? तो सबसे अधिक जो सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में वो होती है नलकूप से पहले नंबर पर, दूसरे पे होती है नहरों से, और तीसरे पे होती है, पहले पे इससे, दूसरे पे इससे, और तीसरे पे होती है किससे? तालाब एवं कुएं से, और अन्य साधन में चौथा आता है। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में किससे होती है तो आप बताओगे नलकूप से। किससे होती है? नलकूप से। प्रश्न आया भी है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो नलकूप है। क्या है? नलकूप। अगला है उत्तर प्रदेश में यह जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। कौन सा जिला सबसे अधिक प्रभावित है? तो वो है इटावा। इटावा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। प्रयागराज, आगरा, अलीगढ़ एवं मुगल सराय में से जीटी रोड नहीं गुजरती। तो कहाँ से नहीं गुजरती है? अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश में विकसित किए जा रहे बौद्ध परिपथ में शामिल हैं। तो कौन कौन शामिल हैं? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, कपिलवस्तु, पिपहरवा, श्रावस्ती और संकिसा। ये आपके कितने स्थल हो गए? 1 2 3 4 5 6 स्थल हैं जो विकसित हो रहे हैं, जो कैसे हैं? बौद्ध परिपथ में शामिल हैं। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे, है ना, कहाँ पर मिलते हैं? तो वे मिलते हैं झांसी में। कहाँ मिलते हैं? झांसी में। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई कितनी है? तो 302.22 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है और इसकी है 165 किलोमीटर लंबाई। कितनी है ग्रेटर नोएडा वाले की? 165। अगला है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ एवं मऊ में जिस नगर से नहीं गुजरता। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बस्ती से नहीं गुजरता है। कहाँ से? बस्ती से नहीं गुजरता, और उत्तर हो जाएगा बस्ती। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया था? तो वो दिया था कुशीनगर हवाई अड्डे को। किसे? कुशीनगर हवाई अड्डे को। अगला है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज अमेठी में है। कहाँ पर? फुर्सतगंज अमेठी। अब कुछ नगर हैं, जैसे लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है? तो लखनऊ में है आपका अमौसी हवाई अड्डा। वाराणसी में है आपका बाबतपुर हवाई अड्डा। कानपुर में है चकेरी हवाई अड्डा। आगरा में है खेरिया हवाई अड्डा, और अमेठी में है फुर्सतगंज हवाई अड्डा। कौन सा? फुर्सतगंज। तो ये भी याद रखने, अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ, बाबतपुर वाराणसी में, चकेरी कानपुर में, खेरिया आगरा में, और फुर्सतगंज कहाँ पर है? अमेठी में। अगला है नृत्य से संबंधित है, तो कर्मा नृत्य कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर सोनभद्र में कर्मा नृत्य। धुरिया नृत्य किससे संबंधित है? बुंदेलखंड से। धीवर नृत्य कहार से, और नटवरी नृत्य पूर्वांचल से है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। चरकुला नृत्य कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से।
कर्मा लोक नृत्य है जो वो सोनभद्र से संबंधित है। धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड से है। तो कर्मा किससे है? सोनभद्र से। और धुरिया लोक नृत्य कहाँ से है? बुंदेलखंड से संबंधित है। अगला है, धुरिया हो गया। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में कौन कौन आता है? धोबिया आता है, राई आता है, सायरा आता है। कार्तिक एक लोक नृत्य है जो कहाँ पर है? बुंदेलखंड। तो धुरिया, कार्तिक, है ना, ये किससे संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला है, चरकुला, दादरा, कर्मा एवं मुरिया में से उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य नहीं है? तो मुरिया नहीं है। कौन सा नहीं है? मुरिया। अगला है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो चरकुला है, कर्मा है, पांडव है। अगला प्रश्न है, बिरहा, ढोला, मारू, कजरी एवं रसिया में से उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ढोला, मारू नहीं है। बाकी बिरहा भी है उत्तर प्रदेश का, कजरी भी है और रसिया भी है। अगला है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो वो बिरहा है। कौन सा है? बिरहा। अगला है, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं? तो बिरहा है, चैती है और ढोला है। कौन कौन से हैं? बिरहा, चैती और ढोला। अगला है, मिलान करना है। बिरहा जो है वो भोजपुरी में, कजरी अवधी भाषा में है, मलहोर ब्रजी में है और रसिया किस में? कौरवी में है। रसिया किस में है? कौरवी में। अगला है, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो आल्हा जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का है। किसका है? आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र का। जा दिन जन्म भयो का धरती, धरती धसी अढ़ाई हाथ, ये लोकोक्ति किसकी है? तो ये लोकोक्ति आपकी आल्हा की है। किसकी है? आल्हा की। अगला है, अब इनका वो क्षेत्र बताना है। आल्हा का जो मुख्य क्षेत्र है वो महुआ है, रसिया का बरसाना है, कजरी का मिर्ज़ापुर और बनारस है, बिरहा का पूर्वांचल क्षेत्र है, देवा का बाराबंकी है, कर्मा जो लोक नृत्य है उसका सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर, होली का ब्रज क्षेत्र है और नौटंकी का क्या है? हाथरस है। नौटंकी कहाँ पर होती है? हाथरस में। अगला है, मिर्ज़ापुर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो कजरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कजरी के लिए। गीत हैं और उनका अवसर बताया गया है, कौन सा गीत किस अवसर पर गाया जाता है। जो चैती है वो एक मौसमी गीत है। कैसा गीत है? मौसमी। कजरी जो है एक विवाह एवं मौसमी गीत है, ये विवाह के समय गाया जाता है और मौसम के। ठीक। रसिया जो है वो ब्रज का लोकगीत है और सोहर जो है वो संस्कार गीत है। सोहर कैसा है? संस्कार गीत। अगला है, आल्हा जो है, आल्हा का जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड है, बिरहा का पूर्वांचल है, चैती का अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र है और कजरी का जो क्षेत्र है वो है पूर्वांचल। कजरी का क्षेत्र कौन सा है? पूर्वांचल। अगला है, हारमोनियम वादक कौन है? तो श्री राम श्रीवास्तव हैं। रास नृत्य जो है वो ब्रज क्षेत्र में है, कजरी जो है वो मिर्ज़ापुर में है और गायकी के लिए कौन है? मुबारक अली खां। कौन है? मुबारक अली खां। अगला है, हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध किससे है? तो वो है रंगमंच से। किससे संबंध है? रंगमंच से। अगला है, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है, तो कहाँ पर? बरसाना में। अगला है, लच्छू महाराज किससे संबंधित है? कत्थक से। फयाज खान किससे हैं? ध्रुपद से। सिद्धेश्वरी देवी किससे हैं? ठुमरी से। और तलत महमूद किससे हैं? गजल से। बिरजू महाराज किससे हैं? कत्थक से। बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? कत्थक से। बिरजू महाराज के बाद नंबर है अमजद अली खां का। अमजद अली किससे संबंधित है? सरोद से। ठीक। बिरजू महाराज किससे हैं? कत्थक से। और कत्थक जो है वो यूपी का वो है, क्या है? शास्त्रीय नृत्य। किसका? उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुरी मणिपुर का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बनारस घराने से कौन संबंधित है? बेगम अख्तर, मोतीबाई, रसलूनबाई या सिद्धेश्वरी देवी? तो इसमें बेगम अख्तर को छोड़ के मोतीबाई, रसलूनबाई और सिद्धेश्वरी देवी किससे संबंधित हैं? आपकी बनारस घराने से। अगला है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। ठुमरी के बारे में कुछ कथन है दो। ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। तो दोनों ही कथन सही हैं। ठुमरी की जो उत्पत्ति हुई थी ठुमरी की, वो कहाँ पर हुई थी? उत्तर प्रदेश में। और ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। ठीक। अगला है, उस्ताद विलायत खां किससे संबंधित है? सितार से। किससे संबंधित है? सितार से। अगला है, मास्टर फिदा हुसैन नारसी किससे? हिंदी रंगमंच से। सितारा देवी किससे? कत्थक से। और जतिन भट्टाचार्य हैं सरोद से। जतिन भट्टाचार्य किससे संबंधित हैं? सरोद से। एक तरफ गायक हैं और दूसरी तरफ उनकी गायन शैली और विधा है। तो साजन मिश्रा जो हैं वो ध्रुपद टप्पा शैली से संबंधित हैं। ताज बेगम आपकी ठुमरी टप्पा से हैं। बड़ी मैना ठुमरी से हैं। और अंबाजी चतुर्वेदी किससे हैं? ध्रुपद से। किससे हैं? ध्रुपद से।
अगला है इस स्थान को सितार और सुर बहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। किस घराने को? तो इटावा घराने को। किसके लिए जाना जाता है? सितार और सुर बहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है इटावा को। अगला है कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी और एवं कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सा है? तो कथक उत्तर प्रदेश का है। अगला है बिंदादीन उस्ताद दूल्हे खां, मेहदी एवं इलियास खां में से जिसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया, वो कौन थे? वो थे मेहदी। मेहदी ने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में कोई योगदान नहीं दिया। अगला है शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। किसने? शंभू महाराज को। तो शंभू महाराज को जो शिक्षा दी थी वो दी थी रहीमुद्दीन खान ने। अगला है भारत में ब्रिटिश शासनकाल में इस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना गया। रंग थिएटर, तो वो जगह है जीपीओ लखनऊ में। कहाँ पर? जीपीओ लखनऊ में। भारत में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है कहाँ पर? लखनऊ में। लेकिन उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? प्रयागराज में। दोनों को याद रखना है, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? प्रयागराज में। अगला है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? तो वो व्यास जी को समर्पित है। किसे? व्यास जी को। अगला है मुड़िया पूर्णिमा मेला कहाँ पर लगता है? तो ये गोवर्धन में लगता है आपका, गोवर्धन मथुरा में। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? वो है कौशाम्बी। अगला है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो कहाँ पर लगता है? देवा शरीफ बाराबंकी में। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, देवा शरीफ की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? तो आप बताओगे बाराबंकी में है। कहाँ पर है? बाराबंकी में। अगला है गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? तो अम्बेडकर नगर में लगता है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर। कैलाश मेला आपका आगरा में लगता है। सैयद सलार मेला लगता है बहराइच में और शाकंभरी देवी मेला लगता है सहारनपुर में। शाकंभरी देवी कहाँ लगता है? सहारनपुर में। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में। ये पूछा गया है इंडिविजुअल। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में। अगला है शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ होता है? सहारनपुर में होता है। ठीक। और मेले हैं जल विहार का मेला बुंदेलखंड में, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में, बलदेव छठ मेला पश्चिमांचल में। ठीक है। शुक्रताल का मेला कहाँ लगता है? मुजफ्फरनगर में। जो बटेश्वर का मेला है ये आपका लगता है आगरा में। कहाँ लगता है? आगरा में। ठीक। तो पश्चिमांचल पश्चिम में ना है ना, पश्चिम क्षेत्र में, इसलिए पश्चिमांचल के दिया है। बलदेव छठ मेला और बटेश्वर मेला पश्चिमांचल में लगते हैं। और भी मेला हैं जैसे कैलाश मेला लगता है आपका आगरा में। नवचंडी मेला लगता है मेरठ में। कालिंजर मेला लगता है बांदा में। शोरो मेला लगता है कासगंज में। देवी पाटन मेला लगता है बलरामपुर में। कंपिल मेला लगता है कहाँ? फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला अभी बताया था मैंने, आगरा में लगता है। कहाँ लगता है? आगरा में बटेश्वर मेला। तो बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। ददरी मेला कहाँ लगता है? बलिया में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। हरिदास जयंती वृंदावन में और नौचंदी मेला मेरठ में। नौचंदी मेला पूछा भी गया है, नौचंदी मेला जो है वो कहाँ लगता है? मेरठ में। अगला है हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? तो वृंदावन में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन में। अगला है बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। संकिसा मेला फर्रुखाबाद में और बिठूर मेला कानपुर में। बिठूर स्थान है। ठीक है। बटेश्वर कहाँ पर है? आगरा में है और देवा शरीफ बाराबंकी में, शंकिसा फर्रुखाबाद में, बिठूर कहाँ पर है? कानपुर में। बिठूर। अगला है पशु मेला बटेश्वर में लगता है। द्रुपद मेला वाराणसी में। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। माघ मेला प्रयागराज में और झूला मेला वृंदावन में। माघ मेला जो आपका है वो कब लगता है? तो इसकी शुरुआत होती है मकर संक्रांति के दिन 14 तारीख को। ठीक। मकर संक्रांति को लगता है माघ मेला। कहाँ पर? प्रयागराज में। अगला है महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्ष पर आयोजित होता है? तो महाकुंभ लगता है 12वें वर्ष में। कब लगता है? 12वें वर्ष। अर्धकुंभ लगता है 6वें वर्ष में। अगला है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो वो होता है आगरा में। अगला है उत्तर प्रदेश के नौचंदी, बाबरू बाबा, फुलडोल एवं बटेश्वर का मेला जिस ऐतिहासिक मेले में हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं तो वो है आपका नौचंदी मेला और ये कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। और इसमें दोनों धर्म के लोग आते हैं, हिंदू और मुसलमान। अगला एक तरफ दिए हैं तीर्थ चक्र स्थल और दूसरी तरफ है नगर। तो चक्र तीर्थ नैमिषारण्य। ठीक। गोविंद देव मंदिर कहाँ है? वृंदावन में। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। और बौद्ध एवं जैन मंदिर कहाँ है? कौशाम्बी में। नैमिषारण्य जगह कहाँ पर है? तो ये आपकी सीतापुर में। कहाँ पर है? सीतापुर में। ठीक है। अगला है
कबीरपंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ पर है? कबीरपंथियों का तो वो है मगहर में। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कहाँ है? कुशीनगर में। सूफी हाजी संत वारिस अली शाह की मजार कहाँ पर है? देवा शरीफ बाराबंकी में। और 88,000 ऋषियों की तपस्थली कहाँ पर है? नैमिषारण्य में। और नैमिषारण्य कहाँ पर है? सीतापुर में। ठीक है, 80,000 ऋषियों की तपस्थली है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? नैमिषारण्य में। अगला है वृंदावन मंदिर कहाँ है? मथुरा में। जेके मंदिर कानपुर में। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। और देवी पाटन मंदिर आपका है तुलसीपुर में। कहाँ पर है? तुलसीपुर में। अगला है अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो उसका कल्याण पत्रिका का प्रकाशन होता था गोरखपुर से। कहाँ से होता था? गोरखपुर से। अगला है उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आईटी सिटी की स्थापना हो रही है लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है आपका प्रयागराज में। कहाँ पर है? प्रयागराज में है। अगला है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। कौन सा है? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। अगला है जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जापानी इंसेफेलाइटिस कहाँ पर है? गोरखपुर में। कहाँ पर है? गोरखपुर में। ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। दलहन वाला और चीनी वाला ये दोनों आपके कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान और भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हैं? कानपुर में। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। ठीक। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में। अगला है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। अगला है नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स कहाँ है? आगरा में है। अगला है स्कूल पेपर ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? सहारनपुर में। स्कूल पेपर ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? सहारनपुर में। अगला इंस्टीट्यूट है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, इसे बोलते हैं हम नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड, ठीक है। तो ये जालमा वाला जो है लेप्रोसी इंस्टीट्यूट याद कर लो, आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में है। और है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर वाला भी बताया था मैंने, चीनी, तो कहाँ पर है? कानपुर में। दाल और चीनी दोनों कहाँ पर हैं? कानपुर में। अगला है बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये तो नोएडा में। कहाँ पर है? नोएडा में। दोनों लास्ट में याद करने हैं। बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है और एक और है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल कहाँ है? मेरठ में। ठीक। साग भाजी का पूछेगा। साग भाजी कहाँ पर है? वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका है कहाँ पर? लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये भी आपका कहाँ पर है? लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा केंद्र कहाँ है? मथुरा में है। और अगला है विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ है? नहीं, ये वाला ये मथुरा में है। ठीक है। संस्थान क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? गाजीपुर में है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में। कहाँ पर है? प्रयागराज में। ठीक। अब देखते हैं हम कुछ उत्पाद, एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर। ठीक है। तो अमेठी किसके लिए प्रसिद्ध है? मूज के उत्पाद के लिए है। बागपत आपका घरेलू सजावटी सामान के लिए है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए है। और आगरा कानपुर नगर है आपके चर्म उत्पाद के लिए। किसके लिए? चर्म उत्पाद के लिए। दिया सलाई उद्योग पूछेगा तो आप बताओगे बरेली। दिया सलाई उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली है। क्या है? बरेली। अगला है लकड़ी काष्ठ के खिलौने कहाँ मिलते हैं? वाराणसी में। खेल के सामान के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। क्या है? खेल के सामान के लिए मेरठ। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में। दिया सलाई उद्योग बरेली में। गोटे का कार्य कहाँ होता है? तो लखनऊ और वाराणसी में गोटे का कार्य। पीतल का सामान आपको मिलता है मुरादाबाद में, इसीलिए मुरादाबाद को बोला जाता है पीतल नगरी। क्या बोलते हैं? पीतल नगरी। लकड़ी पर नक्काशी मिलेगी आपको सहारनपुर में। कहाँ मिलेगी? सहारनपुर में।
और बेंत व छड़ियाँ मिलेंगी आपको बरेली एवं वाराणसी में। बेंत एवं छड़ियाँ कहाँ मिलेंगी? बरेली एवं वाराणसी में। अलीगढ़ आपका ताले के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद किसके लिए? चूड़ियों के लिए। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए है। मुरादाबाद किसके लिए? पीतल के बर्तन के लिए। और टांडा अम्बेडकर नगर है विद्युत करघा के उत्पाद के लिए। वाराणसी जो आपका है, एक तरफ शहर है, उनकी विशेषता दी है दूसरी तरफ, ठीक। तो वाराणसी जो है वो संस्कृति एवं धर्म के लिए प्रसिद्ध है, विशेषता ये इसकी। लखनऊ जो है वो प्रदेश की राजधानी है। और मुरादाबाद जो है वो पीतल उद्योग है, इसीलिए मुरादाबाद को क्या बोलते हैं? पीतल की नगरी। पीतल का काम कहाँ होता है? मुरादाबाद में होता है। अगला है काली मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलते हैं? तो निजामाबाद में मिलते हैं, जो कि आजमगढ़ में है। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलते हैं? खुर्जा बुलंदशहर में। पीतल शिल्पकृति कहाँ होती है? मुरादाबाद में। और शीशा की शिल्पकृति, शीश शिल्पकृति कहाँ होती है? फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद को हम क्या बोलते हैं? सुहाग नगरी। चूड़ियों का काम कहाँ होता है? फिरोजाबाद में। अगला है खुर्जा। खुर्जा किसके लिए है? मृत्तिका शिल्प के लिए है। जलेसर आपका ढलवा घंटियों के लिए है। रेणुकूट आपका एल्यूमिनियम उद्योग है रेणुकूट में। और ऋषिकेश किसके लिए? एंटीबायोटिक दवाओं के लिए, ठीक। आंवला जो है आपका बरेली में, वो उर्वरक के लिए है। मोदीनगर रबड़ के लिए है। और बाराबंकी पॉली फाइबर के लिए। बाराबंकी किसके लिए? पॉली फाइबर के लिए। इसमें एक और था कानपुर। कानपुर किसके लिए? विस्फोटक पदार्थों के लिए, ठीक। बाराबंकी पॉली फाइबर के लिए, मोदी नगर रबड़ के लिए, और आंवला उर्वरक के लिए है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो मोदी नगर गाजियाबाद में है एवं मेरठ में। कहाँ पर? गाजियाबाद और मेरठ में। और गाजियाबाद में भी कौन सी जगह है? मोदी नगर में, ठीक। अगला है फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांच की चूड़ियों के लिए। चमड़ा किसके लिए है? कानपुर किसके लिए? चमड़े के सामान के लिए। नजीबाबाद किसके लिए? प्लाईवुड के लिए। सहारनपुर किसके लिए? कागज़ और लुगदी के लिए। सहारनपुर, ठीक, कागज़ और लुगदी के लिए। और लास्ट है मुरादाबाद, वो आपका है धातु पात्र के लिए। किसके लिए है? धातु पात्र के लिए। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है, फिर लोग देखते नहीं हैं, ठीक है। तो अगला जो पार्ट होगा आपका, वो सेकंड पार्ट आएगा, और उसमें यहाँ से आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो 2 पार्ट में आपका कंप्लीट स्पेशल यूपी हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको महत्वपूर्ण कंटेंट, महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।